नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.1 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के सवाल नंबर 4 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 3 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। बच्चों में दो बिंदु A और B दिए हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु C इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB होता है। तो देखो, इसको चित्र से समझते हैं। दो बिंदु हैं, एक बिंदु तो है A और एक बिंदु है B, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु कौन सा है? C है, ठीक है। अब C इस प्रकार है कि AC और BC बराबर है। तो सिद्ध करो कि जो ये AC है ये इस AB की क्या होती हैं? आधी होती है। तो बन गया चित्र। दो बिंदु A और B, इनके बीच में एक बिंदु C है और C इस प्रकार है कि AC और BC क्या है? बराबर है। तो देखो, सबसे पहले तो AC बराबर है BC, ये मैं सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो ये AC है इस AB की क्या होती है? आधी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये AC को दोनों तरफ जोड़ देंगे। AC हम इधर भी जोड़ लेंगे और AC हम इधर भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करने पर? AC जोड़ने पर दोनों तरफ AC जोड़ देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो देखो, AC में भी हम जोड़ेंगे AC और यहां पर BC में भी हम जोड़ेंगे AC, ठीक है। इधर भी हम AC जोड़ देंगे और इधर भी हम AC जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, एक AC और एक AC दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2AC, बराबर है, तो बराबर। अब BC में AC जोड़ेंगे। देखो, ये तो है BC और ये है AC। बताओ, BC और AC को जोड़ने पर पूरी क्या बनेगी? AB। भाई, इस टुकड़े को और इस टुकड़े को जोड़ने पर पूरी लाइन क्या बनेगी? AB बनेगी ना। तो इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा AB, ठीक है। इसका कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि जो AC व BC है वो क्या है? AC और BC AB के बराबर हैं, AB के बराबर हैं या AB के समपाती है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों का जोड़ AB के बराबर होता है, इसलिए हो गया। अब देखो, यहां पर हमें AC रखना है तो इस 2 को उधर भेज देंगे। 2 गुणा में है तो भाग में, गुणा में किस में जाएगा? तो AC बराबर AB/2, ठीक है। तो AC बराबर, अब ये जो 2 है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आगे, 1/2 और वहां क्या है? AB, ठीक है। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था ना। तो इति सिद्धम। आगे बच्चों समझ में, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। प्रश्न 4 में, ये जो प्रश्न 4 है इसमें CAB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये जो प्रश्न 4 है इसमें जो AB है ये AB, ठीक है, ये AB। अब इसका मध्य बिंदु कौन है? C है। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB रेखाखंड है इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, इसके अलावा दूसरा मध्य बिंदु नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इसी रेखाखंड पर एक और मध्य बिंदु हम मान लेंगे। मान लो यहां पर एक मध्य बिंदु मान लिया हमने D, ठीक है, ये हमने माना है। तो क्या लिखेंगे? माना रेखाखंड, रेखाखंड AB का अन्य
मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, बिंदु क्या है, डी है। ठीक है, ये हमने इसको सिद्ध करने के लिए मान लिया कि ये जो ए बी रेखाखंड है इस पर एक अन्य मध्य बिंदु क्या है, डी है। अब बच्चों अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये ए डी और ये बी डी क्या होगा, बराबर होगा। ए डी और बी डी क्या होगा, बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब वही होता है कि वो लाइन को दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्या होगा, ए डी बराबर हो जाएगा बी डी, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें सवाल में दे रखा है कि सी क्या है, इसका मध्य बिंदु। ठीक है, इसका मतलब ए सी और बी सी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हमें दिया है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है ना। ये हमें सवाल में दे रखा है। अब ये मध्य बिंदु है तो ए सी और बी सी क्या होगा, बराबर होगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इसको तो हमने माना, तो ये ए डी और बी डी बराबर हो गया। ये सवाल में दे रखा है तो ए सी और बी सी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बच्चों करना क्या है, समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण 2 में से एक को घटा दो, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में से एक को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण नंबर 2 से एक को घटाएंगे तो आगे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे। तो देखो 2 में से एक को घटाना है तो ए सी में से क्या घटेगा, ए डी, है ना, और बराबर इधर देखो बी सी में से क्या घटेगा, बी डी, बी सी में से घटेगा बी डी। ठीक है, अब देखो ए सी में से ए डी घटाओ, ये रहा ए सी और ये रहा ए डी, ये तो है ए सी और ये है ए डी, तो इसमें से ये घटाओगे तो केवल ये टुकड़ा बच जाएगा। क्या बचेगा, डी सी बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, डी सी। भाई ए सी है ना, बड़ी लाइन में से छोटी लाइन घटाओ तो ये बच जाएगा। ठीक है, अब बी सी में से बी डी घटाना है। बी सी में से बी डी, देखो पहले तो बड़ी रेखा में से छोटी रेखा घटाई, अब छोटी रेखा में से बड़ी रेखा घटा रहे। तो जैसे 7 में से 5 घटाते तो 2 प्लस का आता है, और अगर 5 में से 7 घटाए तो 2 किसका आता है, माइनस का आता है। तो देखो यहां भी ऐसा ही होगा। देखो बी सी छोटी लाइन, उसमें से घटाएंगे बी डी तो बचेगा क्या, डी सी बचेगा ना। भाई बी सी में से बी डी घटाएंगे, मतलब इसको हटा दो तो डी सी बचा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। तो माइनस का बचेगा डी सी, क्योंकि छोटी भुजा में से बड़ी भुजा घटा रहे हो आप, तो इसलिए किसका बचेगा, माइनस का। हो गया। अब इस डी सी को इधर ले आएंगे, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। तो डी सी प्लस डी सी, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो एक डी सी और एक डी सी, ये हो गया 2 डी सी बराबर 0। अब ये 2 गुणा है तो भाग में, तो डी सी बराबर 0/2। तो डी सी बराबर 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब डी सी की जो दूरी है, डी सी के बीच का अंतर कितना है, 0। मतलब ये जो डी सी है ना, डी सी, इनके बीच का अंतर 0 है। अब 0 है मतलब इनके बीच में कोई अंतर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बिंदु अलग अलग नहीं है, ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना आया, 0 आया ना। तो 0 तो अंतर ही नहीं होगा। अगर 0 अंतर है तो ये दोनों बिंदु अलग अलग नहीं है, ये दोनों बिंदु क्या है, एक ही जगह है, मतलब दोनों बिंदु समपाती हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु कौन सा, डी व सी क्या है, समपाती है। और समपाती का मतलब दोनों एक ही जगह है। ठीक है, और अगर समपाती हैं, दोनों बिंदु एक ही हैं, इसका मतलब इस रेखाखंड का केवल क्या होगा, एक ही मध्य बिंदु होगा। इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और अपने सुझाव भी मुझे दे। ठीक है, तो उतारो सवाल नंबर 6। आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। यह आकृति दे रखी है, इसमें हमसे कहा है कि AC और BD बराबर है, तो सिद्ध करो AB और CD क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान देना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो देखो मैं दे रखा है कि AC बराबर है BD, ये मैं सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि AB और CD भी बराबर होती है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये ऐसी लाइन देखो आप,
बच्चों ये AC किस किस से मिलकर बनती है? AB से और BC से। AC लाइन किससे मिलकर बनी है? AB से और BC से, इन दोनों को जोड़ते AC बनती है। तो AC में दो नाम आ रहे हैं, एक नाम तो AB का आ रहा है और एक नाम BC का आ रहा है। आ गया? अब बराबर, अब इधर देखो BD, ये BD लाइन भी दो से मिलकर बनती है। अगर BC और CD को जोड़ दे तो क्या बनती है? BD। तो BD में भी दो नाम आ रहे हैं, एक नाम तो BC प्लस एक नाम आ रहा है CD। आ गया? अब इन दोनों में देखो, यहाँ भी BC और यहाँ भी BC, यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, तो BC से BC कैंसिल। जब दोनों तरफ समान हो, चिन्ह भी समान हो, तो आप उनको काट सकते हो। तो यहाँ क्या बचा भाई? AB और यहाँ क्या बचा भाई? CD। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था ना, तो इति सिद्धम। आ गया समझ में? तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे तो सभी चीजें आसानी समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो 7 नंबर, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। बच्चों हमसे कहा है कि यूक्लिड का जो 5वां अभिग्रहित है, 5वां, हमने जब इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ा था तो अच्छी तरह से मैंने यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड के अभिग्रहित और यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में आपको अच्छे से समझाया था। तो यही चीज यहाँ पर कही है कि जो 5वां अभिग्रहित है वो सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। और नीचे दिया गया है कि ये जो अभिग्रहित है अभिधारणा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 5वां अभिग्रहित क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो यूक्लिड के 5वें अभिग्रहित के अनुसार बताओ क्या है 5वां अभिग्रहित? कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अनुसार क्या है? पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। यानी कि जो पूर्ण होता है ना वो अपने भाग से क्या होता है? सदैव बड़ा होता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये एक रोटी है, ठीक है, अब मान लो इस रोटी का हमने ये टुकड़ा काट लिया, ये रोटी एक पूर्ण है, ये रोटी क्या है? पूर्ण। अब इसका ये टुकड़ा हमने यहाँ पर काट लिया, ठीक है, इस रोटी का ये टुकड़ा हमने काट लिया, तो ये जो रोटी है ये इस टुकड़े से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब ये पूर्ण है और ये इसका भाग है, तो ये पूर्ण हमेशा अपने भाग से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के लिए इस मार्कर की बात करते हैं, ये मार्कर अभी पूर्ण है, अगर मैं इस कैप को इधर निकाल दूं तो ये जो ये पूर्ण ये इसका भाग है ना, तो इससे ये वाला इससे सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो कि पूर्ण अपने भाग से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो? विश्व में कोई किसी भी जगह किसी भी वस्तु में पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए यह अभिग्रहित सर्वव्यापी सत्य है। मतलब इसको कहने की जरूरत ही नहीं है कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। तो सिंपल बस ये लिखना था आपको, 5वीं उदाहरण आपको याद होनी चाहिए, तो आप ये आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों आपकी जो प्रश्नावली 5.1 है वो आपके समाप्त होती हैं। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें और दूसरों लोगों तक पहुंचाएं, गरीबों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को इनसे लाभ मिल सके। जल्द ही 5.2 भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो ठीक है।